अगर सरकार ट्विटर पर बैन लगाने की सोचे तो फिर कानून के दायरे में फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत सारी कंपनियां आ जाएंगी और फिर मजबूरन सरकार को चीन का मॉडल अपनाना पड़ेगा, जो आज भारत के लोकतांत्रिक परिवेश में बहुत ही मुश्किल काम लगता है। सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी पर ये कहना है विराग गुप्ता का, जो टेक मामलों के लीगल एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, आज है रविवार 6 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में करीब 1,15,000 लोग संक्रमित हुए। 2600 से अधिक लोगों की मौत, 1,90,000 लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 15 लाख के नीचे। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने कोविड संक्रमण घटने के बाद रियायतों के साथ बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली में ऑड इवन आधार पर खुलेंगे बाजार, मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चलेगी। वहीं महाराष्ट्र में कम संक्रमण वाले इलाकों में मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की छूट। पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के पास 51 देशी बम बरामद किए। उधर बंगाल के कांची में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर। दोनों पर नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर नहीं दी जन्मदिन की बधाई। योगी से केंद्रीय नेतृत्व के खुश नहीं होने की चर्चा। हालांकि बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री को फोन करके दिया शुभकामना संदेश। अब खबरें काम की। कोरोना के चलते इस बार भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आम लोगों की पहुंच से बाहर होने के कारण हेलीकॉप्टर से यात्रा का प्रस्ताव भी खारिज किया। इस साल 28 जून से होने वाली थी यात्रा। देश में बड़े मकानों की बिक्री बढ़ी। जनवरी से मार्च के बीच 7 बड़े शहरों में 30,000 से ज्यादा 3 BHK मकान बिके। कोरोना काल में शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम ने बढ़ाई घरों की मांग। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, नए आईटी नियमों और ब्लू टिक विवाद को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं टेक मामलों के लीगल एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। ट्विटर के एक कदम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। शनिवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट का ब्लू टिक कुछ समय के लिए हटा दिया गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस बीच आईटी नियमों को लेकर सरकार ने ट्विटर को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जो टेक मामलों से जुड़े जाने माने लीगल एक्सपर्ट हैं। विराग जी, ब्लू टिक से जुड़ी जो कंट्रोवर्सी अभी उभरी है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कंट्रोवर्सी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और उसके बहुत ही छोटी बात पर पूरी बहस केंद्रित हो गई है, जो अच्छा भी है, खराब भी है। ब्लू टिक इस तरह से समझें कि सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या ट्विटर है, उनको एक केवाईसी करना होता है, जिसके तहत वो एक अकाउंट को वेरिफिकेशन करते हैं, जिसको ब्लू टिक बोलते हैं। अब ये उनका एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक पॉलिसी ऑब्लिगेशन है, जो उनकी मनमर्जी है कि किसको ब्लू टिक देना है, किसको ब्लू टिक नहीं देना है। और उनकी अपनी नीति है, जिसके तहत अगर कोई अकाउंट एक्टिव नहीं है तो ब्लू टिक वेरिफिकेशन खत्म कर देते हैं। पर पहला प्रश्न ये आता है कि जो अकाउंट एक्टिव हैं और जो उनकी पूरी एक जो मापदंड पूरे करते हैं, तो उनको ब्लू टिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सबसे पहला सवाल उठना चाहिए, क्योंकि ट्विटर या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में लगभग 1/3 यूजर्स फर्जी हैं और ये फर्जी यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अराजकता, फेक न्यूज और अपराध का सबसे बड़ा एक कारण है। इसलिए इस ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बहाने उन तमाम सारे मामलों पर बहस करनी चाहिए। जैसे कि आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने तो उनके फर्जी अकाउंट को ब्लू टिक वेरिफिकेशन दे दिया गया।
तो ब्लू टिक वेरिफिकेशन के मापदंड क्या हैं और ब्लू टिक वेरिफिकेशन सभी लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए जो उसकी पात्रता पूरी करते हैं, मैं समझता हूँ इस पर भी बहस होने की आवश्यकता है। जी, ये आप एक तरह से उसके लोकतांत्रिकरण की उसका दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक मसला जो है वो आईटी नियमों से जुड़ा हुआ है, जो नए रूल हैं, तो और वो मुद्दा काफी गर्म है। सरकार ने एक आखिरी नोटिस भी दे दिया है ट्विटर को, तो ये पूरा माजरा है क्या, जरा समझाएं इसको, तो कहाँ फंस रहा है पेच? नहीं, देखिए, सन 2011 में आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बने थे। तो जो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हैं, इन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है। इंटरमीडिएट माने एक ऐसा डाकिया जो एक चिट्ठी को दूसरी जगह पर पहुंचाता हो और चिट्ठी के बारे में उसकी लायबिलिटी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो डाकिया वो पूरे चिट्ठी पर लिखने पर हर चीज पर अधिकार कर ले तो इंटरमीडिएट तो नहीं रहता है। इंटरमीडिएट को भारत के आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत तमाम सारी छूट हैं, क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लीगल ऑब्लिगेशन है, जो प्लेटफॉर्म उसके लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। 2011 में इंटरमीडिएट को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स बने थे, जिसके तहत पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपना जो ग्रीवांस ऑफिसर वो अपॉइंट करना पड़ेगा। इस नियम का पालन कभी नहीं हुआ और के.एन. गोविंदाचार्य मामले में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया 23 अगस्त 2013 को और इन कंपनियों को बोला कि अपने ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करें। इन कंपनियों ने यूपीए शासन के दिनों में अपने ग्रीवांस ऑफिसर को अमेरिका और यूरोप में अपॉइंट किया और पिछले 8 वर्षों में लगातार प्रयास के बावजूद पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से अब समस्या है। जो नए इंटरमीडिएट रूल्स बने हैं उसके तहत इन कंपनियों को भारत में अपने ऑफिसर अपॉइंट करने हैं। ट्विटर ने एक इंटरिम जो ग्रीवांस ऑफिसर उसको अपॉइंट किया है। दूसरी कंपनियां दावा कर रही हैं, लेकिन उसके 3 पहलुओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहला कि जो ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर या कंप्लायंस ऑफिसर हैं, उनके विवरण सार्वजनिक किए जाएं, उनके विवरण मैसेजेस से भेजे जाएं, उनके विवरणों को पब्लिक नोटिस के माध्यम से जारी किया जाए और आम जनता उन अधिकारियों की भारत में नियुक्ति से कैसे फायदा उठाए, इसके बारे में भी सरकार प्रयास करे तो एक लोगों को ज्यादा मदद मिलेगी ग्रीवांस रिड्रेसल में। जी, लेकिन दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो कह रहे हैं कि नए आईटी रूल मानेंगे, तो फिर ट्विटर को क्या दिक्कत हो रही? देखिए, मानेंगे और मान रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने इन नियमों का अनुपालन पूरी तरीके से किया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया मामला चल रहा है के.एन. गोविंदाचार्य का, जिसमें इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का विवरण मांगा गया है। उसके प्रावधान दूसरे कानून में हैं, दूसरे नियम में हैं और केंद्र सरकार ने और फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों ने उन डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। इससे लगता है कि सरकार सिलेक्टिवली ही इस विषय पे काम कर रही है और डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस और डिजिटल कंपनियों की भारत के कानून के प्रति जवाबदेही के बारे में व्यापक दृष्टिकोण और अभी जो रवैया है वह स्पष्ट नहीं है। जो इनके कदम है, ट्विटर के पहले भी उस पर सवाल उठे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का वहाँ जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का, और अपने यहाँ जो है सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं के ट्वीट को जो मैनिपुलेटेड टैग दे डाला। तो ये कहाँ से हौसला आता है या ये किस तरह का कदम है, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये सारे अपने मनमर्जी करते हैं और आज से नहीं पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सरकार को राजनीतिक तौर पर यह अप्रिय लग रहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है। और यह समझना जरूरी है कि ये जो कर रहे हैं ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म, इससे यह जाहिर है कि यह इंटरमीडिएट नहीं है। ये लोग अगर ये कंटेंट या कंटेंट से संबंधित चीजों पे छेड़खानी कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, तो उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सरकार की जो भारत का कानून है वो इन पर लागू नहीं हो पा रहा है, और जो दूसरा पहलू ये है कि जो इन कंपनियों को इंटरमीडिएट की सुरक्षा है वो नहीं मिलनी चाहिए। और ये बड़े पहलू हैं जिस पर सरकार को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, देश की अदालतों को, संसद को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
लेकिन जो ये विवाद पूरा उठा है उसमें एक दूसरा ये दिख रहा है कि कई जगह जो है ट्विटर पे बैन लगाने की बहुत मांग उठ रही है और नाइजीरिया में उन्होंने बैन लगा ही दिया ट्विटर पे। तो एक जो पब्लिक डिस्कोर्स का इस तरह का प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर बैन लग जाए तो फिर इसका कैसा असर आप देख रहे हैं? इस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, नाइजीरिया और भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। तो नाइजीरिया मॉडल तो भारत में चल नहीं सकता है। इसके अलावा भारत के संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी भी सुरक्षित है और अगर सरकार ट्विटर पर बैन लगाने की सोचे तो फिर कानून के दायरे में फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत सारी कंपनियां आ जाएंगी और फिर मजबूरन सरकार को चीन का मॉडल अपनाना पड़ेगा, जो आज भारत के लोकतांत्रिक परिवेश में बहुत ही मुश्किल काम लगता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि नाइजीरिया का बैन का मॉडल भारत में किसी तरीके से सफल होगा। जी, सरकार और ट्विटर के बीच जो ओवरऑल जो तनातनी चल रही है वो कहाँ थमती नजर आ रही है आपको? क्या समाधान इसमें आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, तनातनी इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इसको एक भारतीय कानून के बजाय राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और 1-2 प्लेटफॉर्म्स को सिंगल आउट किया जा रहा है, जो कानून में समानता जो संविधान में दी गई है उसके दायरे में ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां पर ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी एक मामला चल रहा है जिसमें मांग की गई है कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियां भारत में जो अपने डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, एक और नया मसला है जिस पर सरकार चुप है और सरकार ने वहां भी गोलमोल जवाब दिया है, डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का अपना ये जो विवरण है सार्वजनिक करें। और तीसरा ये कि इन नियमों को लागू करने के 2 पर्पज हैं। पहला कि भारत में जो 50-60 करोड़ सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनके ग्रीवांस का रिड्रेसल हो सके, पुलिस को मदद मिल सके और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में होगा, जिससे भारत में इन कंपनियों की 20 लाख करोड़ की सालाना आमदनी पर टैक्स मिलेगा। इससे सरकार और जो हमारे समाज है दोनों मजबूत होंगे। विराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से आपने जानकारी दी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक। 1981 में बिहार की बागमती नदी में एक ट्रेन गिर जाने से करीब 800 लोगों की मौत। 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। बारिश के बाद दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में बढ़ी गर्मी। दिल्ली में 2 दिनों के बाद फिर हो सकती है बारिश। अब बारी सुविचार की। ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहा था, बुरा इंसान उस वक्त और भी बुरा हो जाता है जब वो अच्छा होने का ढोंग करता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।